हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक क्विक रिवीजन होगा इसका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे को, हम उसको समझेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल दो चेंजेस होते हैं आपके पास। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें आप किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी, उसकी शेप, साइज, टेम्परेचर। तो अगर आप इनको चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएंगे फिजिकल चेंजेस। जैसे आइस को आपने पानी बना दिया, पानी को वाटर वेपर बना दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि आपने उसकी स्टेट चेंज कर दी। क्लियर। आपके पास सपोज करो डो था, है ना, तो आपने उसकी शेप चेंज कर दी। क्लियर, वो हो गया, वो भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। तो आप किसी या बॉल को स्क्वीज कर दिया, ये भी फिजिकल चेंज है। तो ये सारे क्या है जिसमें आप शेप, स्टेट, टेम्परेचर ये सब चेंज करते हैं, तो ये फिजिकल चेंजेस में आते हैं। हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस, इसके बात करते हैं। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, सब्सटेंस है उसको रिएक्ट कराते हैं दूसरे सब्सटेंस से। होता क्या है, वो उसकी रिएक्शन की वजह से वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। मतलब उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो नई सब्सटेंस बन जाते हैं। क्लियर। जैसे कि अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ पेपर को बर्न किया हमने और वो ऐश बन गया, तो पेपर और ऐश उनकी प्रॉपर्टीज कोई मैच ही नहीं करती है, उनको वो बिल्कुल ही प्रॉपर्टी नहीं बन गई है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, इन्हें क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, जिनमें सब्सटेंस रिएक्ट करके एक नया ही केमिकल बना देते हैं, नई प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बना देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल समझा देते हैं। क्या होता है, जो रिएक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट कर रहा है। और जो फाइनल बनता है उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज है वही चेंज हो जाती है। एग्जांपल, एक दो एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। लाइक सोडियम मेटल है और क्लोरीन गैस है। क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है, ठीक है। दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये हम जो हमारा टेबल सॉल्ट है, हम जो टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं, ठीक है। एक सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है। अगर आपने क्लोरीन लिए यूज मतलब इनहेल कर रहे हो तो आपको पॉइजन है आपके लिए। लेकिन NaCl जब बन जाता है तो वो एक हमारे लिए क्या हो गया, डेली यूज में आने वाली चीज है ना, तो सॉल्ट हो गया, टेबल सॉल्ट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस अगर आप आग में डालोगे तो आग बढ़ेगी, आग और ज्यादा तेजी से जलने लग जाएगी, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी आप फायर में सप्लाई करोगे तो और भी ज्यादा तेजी से आग जो है वो बढ़ेगी, उसको अच्छा होगा, उसका है ना, फ्यूल और तेजी से जलेगा। लेकिन अगर दोनों रिएक्ट कर जाते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं वाटर। जो वाटर क्या होता है, अगर ये आप आग में डालोगे तो पानी ऑब्वियस बात है आग को बुझाने की कोशिश करेगा। तो ये आप देखेंगे तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है अलग है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच the substance react together to form a new product which has different chemical property, या फिर the substance react to form a completely new product, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनमें जनरली चेंजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। आपको पता कैसे लगता है जनरली केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो ये इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमें देखा गया है कि चेंजेस जो होते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो चेंजेस कौन से होते हैं। सबसे पहला चेंज जो सबसे ज्यादा देखा गया जाता है वो है आपका चेंज इन टेम्परेचर। आप क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करेंगे तो या तो हीट आपको देनी पड़ेगी या हीट निकलेगी। तो उसमें हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस। लेकिन उससे आपको ये समझ आना चाहिए कि उसमें टेम्परेचर चेंज होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, पहला चीज, ठीक है। सेकंड, इवोल्यूशन ऑफ गैस। काफी टाइम इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिलती है, मतलब एक गैस रिलीज होती है, आपको वो देखने को मिलेगी। थर्ड, आपको एक प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब प्रेसिपिटेट क्या होता है, अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, बेसिकली अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट्स
जो कि जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो जो रिएक्शन हुई तो जो लिक्विड है उसमें अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट रह गया और ये नीचे बैठ जाता है, तो उन्हें कहते हैं प्रेसिपिटेट्स। क्लियर? तो चेंज इन टेम्परेचर होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स होता है, ये आपको देखने को मिल जाता है। और क्या चेंजेस मिलते हैं वो है आपके चेंज इन कलर। चेंज इन कलर आपको देखने को मिल जाता है। और जब हम ये बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि चेंज इन कलर हो रहा है, तो जैसे हमारे फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज ली है ना सब्सटेंस, तो उसको हम रिएक्ट करने लगे, जैसे हमारा होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, उसमें हमने आयरन नेल डाल दिया, तो उसमें क्या होगा, उसका कलर ना ब्लू से ग्रीन में बदल जाएगा। तो वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, चेंज इन कलर्स। समझ आ गया? और लास्ट जो है वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है। तो इसमें होता है क्या है चेंज इन स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, किसी पेपर को जलाया तो ऑब्वियस बात है गैस निकल रही है, तो जो कार्बन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन एक सॉलिड सब्सटेंस था, वो चेंज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एक गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको 5 चेंजेस देखने को मिलते हैं। हर चेंज दिखे नहीं, कंपलसरी नहीं है, ये जनरली ऐसी लिस्ट है कि ये चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस आपको बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हर एक रिएक्शन में सारे चेंजेस नहीं होते हैं। आप बोलोगे हर रिएक्शन में चेंज इन कलर होता है, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बट लेकिन क्या है, ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये चेंजेस दिख रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी। क्लियर? चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट। यहाँ तक समझ आ गया होगा? तो ये होते हैं आपके क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। समझ आ गया? तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। अब एक इशू आया था, उसको समझने के लिए दो तीन लोग हैं अगर हमारे पास, तो दो तीन लोग अलग अलग तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं। मतलब क्या होगा, आपने बोला कि भैया कार्बन को रिएक्ट कराना है ऑक्सीजन से, मतलब उसको कंबशन करना है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। तो एक जना गया, उसने बोला कार्बन तो पेपर में भी है, पेपर जला दिया। एक ने वुड जला दिया। तो अलग अलग जब रिएक्शंस वो अलग अलग तरीके से जला रहे हैं, वुड में भी कार्बन है, वो भी बर्न करेंगे तो उसमें भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, है ना। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से एक ही चीज को करना है। बर्निंग जो हम कह सकते हैं प्रोसेस को 2-3 तरीके से किया गया, है ना। तो उसको लिखने का तरीका, मतलब वो ये सीधा लिखते बर्निंग, तो सबके रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे, है ना। अगर आपने अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल जो रिजल्ट्स हैं, देख के जो रिजल्ट्स उन्होंने ऑब्जर्व करे वो चेंज आ रखे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, हमें ना इन रिएक्शंस को एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि एक्चुअली में क्या रिएक्टेंट थे, क्या बना और कैसे निकली है या नहीं निकली है, वो सब कुछ दिखाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। उस फॉर्म को कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। समझ आया? चलिए लिखते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। हमें अब समझना है केमिकल इक्वेशन। देखो चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकली आपको दिखाना है कि क्या क्या है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाता है, वो होता है आपका केमिकल इक्वेशन। ये होता है केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बात हुई कि केमिकल इक्वेशन में दिखाना क्या क्या है, ये भी तो समझने की बात है। अगर हमें केमिकल इक्वेशन दिखा रहे हैं तो क्या क्या दिखा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला चीज दिखाना है, ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दिखाने हैं। अब ऐसा नहीं कि सीधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख दिया, आपने सीधा लिख दिया जैसे पेपर या कोई भी आप कंपाउंड लिख दोगे, है ना, कॉपर सल्फेट। आपको सिंबल की फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, इन सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब उसके क्या होते हैं, केमिकल सिंबल्स होते हैं। तो क्या होगा, इन केमिकल फॉर्मूलाज, इन केमिकल फॉर्मूलाज में, मतलब फॉर्मूला में लिखना है। मतलब आपको अगर कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट CuSO4 लिखना है, नॉट कॉपर सल्फेट। आयरन सल्फेट है तो आपको FeSO4। तो वो आपको इन केमिकल फॉर्मूलाज में लिखना है, फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है, इन केमिकल फॉर्मूला फॉर्म, ठीक है। ये आपको फॉर्म में लिखना है, क्लियर, पहली चीज। सेकंड थिंग, आपको ये जैसे मैं एक एग्जांपल में लिखते चलते साथ साथ, हमने बोला यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में आयरन डाला, ठीक है, तो आपका क्या बन गया, आयरन सल्फेट। तो F किस तरीके से लिखना है, और कॉपर, ठीक है।
ये तो समझ आ गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी क्या लिखना है, केमिकल फॉर्म में उसके सिंबल्स लिखने हैं, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखने हैं। सेकंड थिंग जो आपको दिखानी है वो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है वो भी आपको दिखाना है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मतलब क्या हुआ, ये आगे को जाएगा तो ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपके पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं, ये होता है आगे को फॉरवर्ड, पीछे को आया बैकवर्ड, और अगर आगे पीछे दोनों जा रहा है इसे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं कि आगे भी जा सकता है रिएक्शन, पीछे भी जा सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपके क्या है, रिवर्सिबल डायरेक्शन, मतलब बोथ डायरेक्शन में काम करता है। समझ आ गया। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं जो मतलब आपको रिएक्शन के हिसाब से जो पता लगता है। क्लियर, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ये आपको दिखाना है। तीसरी चीज, अगर कोई कैटलिस्ट रिएक्टर में हो रही है तो कैटलिस्ट को भी आपको शो करना है, ठीक है। कैटलिस्ट, अगर आप रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो उस कैटलिस्ट को भी लिखते हैं, और कैटलिस्ट हम यहाँ लिखते हैं इस वाले पोर्शन पे, यहाँ वाले एरो के ऊपर लिखा जाता है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं रिएक्शन में, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, बट देयर प्रेजेंस, इनकी प्रेजेंस जो होती है इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। उसको रिएक्शन को क्या कर देते हैं, रेट को इंक्रीज कर देती है या डिक्रीज भी करती है। आपके में अभी हम इंक्रीज वाला ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। अगर हम बात करें, एक नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। जनरली आपके में पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़े जाते हैं कि जो रिएक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। क्लियर। तो कैटलिस्ट क्या होता है, इस पार्ट में लिखा जाता है, यहाँ पे कैटलिस्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो वो हम आपको आगे जब रिएक्शंस करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ जो है वो है आपका स्टेट। स्टेट भी दिखाना जरूरी है, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना। स्टेट बतानी है आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे समझना है। जैसे आपके पास ऑप्शन क्या क्या आते हैं इसमें, सॉलिड है तो एस दिखाओगे, लिक्विड है तो एल दिखाओगे। अगर सपोज करें जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल लिक्विड होता है तो एल दिखाओगे, वाटर क्या है लिक्विड होता है तो एल दिखाओगे। अगर आपने क्या किया है, कोई सॉल्यूशन बनाया है पानी में घोल के, जैसे कॉपर सल्फेट था उसको पानी में घोला था तब जाके वो बनाया गया है, तो उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, AQ, उसे हम क्या दिखाएंगे, AQ, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन है तो गैस को हम जनरली ऊपर वाला एरो दिखा देते हैं या G लिख देते हैं, ठीक है, गैस की फॉर्म में, ठीक है। और अगर नीचे प्रेसिपिटेट है तो उसको हम नीचे का एरो दिखाते हैं और या फिर लिख देते हैं PPT। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपर क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा तो इसको एरो नीचे दिखा दिया तो नीचे बैठ गया। एक्वस आयरन सॉलिड है तो आयरन को S दिखाएंगे, यहाँ S लिखेंगे। FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन बन गया और Cu नीचे को दिख रहा है। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, रिएक्शन को लिखते हैं। क्लियर, समझ आ गया होगा। तो एक केमिकल, अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में जो लिखा जाता है उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। और एक केमिकल इक्वेशन लिखते समय आपको चार चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि उनको जो आप जो कंपाउंड्स हैं उनको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, मतलब उनकी केमिकल फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, ठीक है। सेकंड, जो आपको डायरेक्शन बतानी है, किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा है, और स्टेट क्या क्या है सब्सटेंस की, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। इसी में और भी चीजें आ जाती हैं। अगर हम बात करें बैलेंसिंग करनी है, ये देखो आपको जो रिएक्शंस हैं वो बैलेंस भी दिखानी होती है। अगर आप रिएक्शन लिख रहे हैं तो बैलेंस भी करके दिखानी होती है, ठीक है। उसके लिए मतलब वो बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है, उसके लिए अलग से टॉपिक में एक वीडियो बना रखी है, वो आपको मैं देंगे। क्लियर। तो बैलेंसिंग कैसे करनी है वो भी आपको लिखना होता है, तो वो आपको बात उसमें रहता है। समझ आ गया। तो केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन समझ आ गई होंगी क्या क्या होती है, समझ। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस के टाइप, अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके जनरली होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम कोई मेजर्स जो है उनको हम समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो है आपकी, वो हम बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को हम बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक है, समझने वाली आसानी से हो जाएगी, इनके नाम से ही पता लग जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन, पहला नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है मिलाना, है ना। कॉम्बिनेशन मतलब मिलाना, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ मिलके क्या करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है इसमें अगर A सब्सटेंस है, B है, वो दोनों रिएक्ट करके मिलेंगे और C बना देंगे, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और प्रोडक्ट क्या होंगे, कम होंगे। याद रखना, ये आता है क्वेश्चन, है ना। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन कॉम्बिनेशन इज मोर देन द प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट कम होते हैं और रिएक्टेंट्स ज्यादा होते हैं कॉम्बिनेशन में। इसी का उल्टा होता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है जिसमें एक कंपाउंड टूट के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बना देता है। ए टूटेगा, बी सी डी ऐसे बनाता चले जाएगा, ठीक है। एक ही कंपाउंड टूटेगा, उससे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बन जाएंगे, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन। तीसरा जो आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अभी इसके लिए हमें ना रिएक्टिविटी समझनी पड़ेगी। अभी वो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, ए बी, और अगर हम बात करते हैं ऐसे, एक सॉल्ट था ए और बी, ए मेटेलिक पार्ट होता है, बी क्या होता है, नॉन मेटेलिक पार्ट होता है, ठीक है, या हम आयनिक पार्ट कहते हैं उसे। तो ए और बी जो है, एक सॉल्ट था आपके पास, सी जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। सी क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, हाई है, एच आर, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। ये क्या करेगा, जो लो रिएक्टिव है उसको रिप्लेस कर देगा। अब बोलेगा यहां आएगा, उसको बोलेगा तो छोड़ इसको, और इससे इसके जो वो है, इसका जो एनायन पार्ट है उससे रिएक्ट करके Cv बना देगा और A को अलग कर देगा, A को अलग कर देगा। हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट, इसलिए उसका नाम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट से, तो वो क्या बन जाएगा और अपना उस जगह पे बैठ जाएगा, तो इसे कहते हैं इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ गया, यहां से निकला और यहां पे इसको डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जनरली क्या होता है, जो ये सब्सटेंस है ये आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो अगर रिएक्शन अगर आप समझ जाए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जनरली दीज आर प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट क्रिएट हो जाता है, मेटल क्रिएट हो जाता है, वो नीचे बैठ जाता है। समझ आ गया होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में जनरली अगर एक ए और बी सॉल्ट है और सी और डी सॉल्ट है, तो ये मेटल्स जो है सी और ए एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे अपने आयंस। जैसे ए का आयन है बी, सी का आयन है डी, तो ए का आयन है बी, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद सी के साथ जुड़ जाएगा, सी बी बन जाएगा और ए डी बन जाएगा। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, द रिएक्शन इन विच द सब्सटेंस डिस्प्लेसेस देयर आयंस, मतलब ये कह सकते हैं हम, वो एक्सचेंज देयर आयंस, तो एक्सचेंज कर देंगे तो उन्हें कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। समझ आ गया होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक तो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जुड़ के एक सब्सटेंस बनाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक सब्सटेंस टूट के दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है। यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट कम होंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट कम होंगे, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अपने एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस को क्या कर लेते हैं, ये एक्सचेंज कर लेते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को क्या जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसमें ये तो आपको चार टाइप की रिएक्शंस पता लग गई। अब इन्हीं के इसमें ही अगर हम थोड़ा सा बात करें तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसके भी टाइप्स आ जाते हैं। इसके कैसे टाइप्स आ जाते हैं, ये डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होता है, बेसिकली एक कंपाउंड को तोड़ना, ए को ब्रेक करना है, तभी तो वो दो तीन सब्सटेंस बना रहा है। तो ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस या तरीके को हम उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो तीन टाइप की होती हैं। एक होता है थर्मोलाइसिस मींस ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड या डीकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ हीट या थर्मल एनर्जी। तो हीट कह लीजिए या थर्मल एनर्जी कह लीजिए, उसकी हेल्प से अगर आप ब्रेक करते हो उसे कहते हैं थर्मोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेंगे, जैसे हम करंट पास कर दिया तो इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और लास्ट जो है वो है आपका थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, और लास्ट जो है वो आपका है सनलाइट की हेल्प से या फिर लाइट की हेल्प से करते हैं, यूवी रेडिएशन की हेल्प से करते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स फोटॉन्स, बेसिकली जो आपका लाइट है ना, लाइट के जो कंपाउंड हम जैसे हमारा क्या है, हम बोलते हैं लाइट जो है वो उनको फोटॉन्स कहा जाता है, वो उनके जो जैसे यूनिट ऑफ मैटर कहते हैं ना हम एटम्स, तो ऐसी लाइट की जो यूनिट होती है उसमें वो होते हैं फोटॉन्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल पार्ट ऑफ लाइट, तो वो फोटॉन्स कहता है। उनकी हेल्प से अगर हम उनको ब्रेक करते हैं कंपाउंड को, तो ये हो जाता है आपका फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस। इन सब की एक चीज याद रखिएगा, इन सब के एग्जांपल्स
जितने याद कर सको आप करो, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। वहां पर क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन किस में हो रहा है, ऐसे करके आपको ये सारे एग्जांपल्स याद करने हैं। ठीक है, तो इनको एग्जांपल्स मतलब आपके, अभी हम इतने सारे एग्जांपल्स डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे, देखते हैं कोई वीडियो बनाते हैं एक बार इसके लिए भी, ये इनकी कौन कौन से हर एक का टाइप का एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, तो लेकिन ये आपको समझना है, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो उनके साथ एग्जांपल जरूर चलने हैं। तो एग्जांपल्स आपको याद रखने जरूरी है। कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है C+O2 गिव्स आउट CO2, H2+O2 गिव्स आउट H2O, ये रिएक्शन याद हो गई। डिकम्पोजिशन के लिए अगर हम बात करें तो CaCO3 हीट किया CaO+CO2, ऐसे आप कम हर एक के एग्जांपल याद करेंगे। अगर एग्जांपल याद नहीं आएगा वहां पे तो वो प्रॉब्लम, वहां पे क्या हो सकता है, मार्क्स करते हैं। तो आपको एग्जांपल जरूर याद करके जाने हैं। इस चैप्टर में जो भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे सबके क्या है, आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए। समझ आ गया होगा? ठीक है, तो ये सारी आपको रिएक्शन समझ आ गई, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी टाइप की रिएक्शंस होती हैं, वो होती हैं, उसमें हम बात करते हैं जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब होता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब अगर आप रिएक्शन कराएंगे, देखो ऑब्वियस बात है, एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उसको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें हल्का सा आग देनी पड़े, है ना, कुछ हीट देनी पड़े। तो हमें वो उस हीट को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, चल रही है, तो वो जो हमने आग दी, हमने जो हीट दी, उससे ज्यादा हीट हमें मिली है। ठीक है, हमने पेपर को जलाने के लिए हल्की सी मैच स्टिक से जला दिया, और पेपर जब जला तो बहुत ज्यादा हीट निकल गई। कोयला है, कोयले को जलाने के लिए आपको थोड़ी सी हीट तो देनी पड़ेगी, दे दी, उसके बाद वो ज्यादा हीट हमें वापस दे रहा है। तो ये जो कंबशन प्रोसेस होता है, इसमें हीट ज्यादातर मिलती है हमें, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसको कंटिन्यूस अगर रखना है आपको, तो हमें हीट देती रहनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, बहुत बेसिक लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो कुकिंग ऑफ फूड, खाना तब तक पकेगा जब तक आप उसको हीट देते रहोगे। जैसे गैस बंद किया, खाना पकना बंद, वहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो एंडोथर्मिक इज जहां पे खाना, मतलब जहां पे आपको हीट देते रहना पड़ेगा जब तक रिएक्शन चलानी है आपको। एक्सोथर्मिक में उल्टा है, आपको एक बार रिएक्शन चलानी है, उसके बाद हीट मिलती रहेगी। समझ आ गया? तो ये आपका क्या हो गया, पहला टाइप हो गया एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? समझ आ गया? सेकंड जो टाइप होता है वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है उसमें भी काम आता है, वो पूरा चैप्टर इसी पे है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, जब एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है, एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एसिड बेस से मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आपको उनके भी एग्जांपल्स याद होने चाहिए और इसके भी एग्जांपल्स पता होने चाहिए। ठीक है, थर्ड अब आता है, थर्ड जो है वो आपका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम शॉर्ट लिख देते हैं, इसमें दोनों में से एक प्रोसेस हो सकता है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करोगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऐड करो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों में से या तो ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो या तो रिमूव कर रहे हो हाइड्रोजन। ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी का उल्टा जो रिएक्शन होता है वो होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन में क्या हो जाता है, वहां पे, यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था ना, वहां पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और उल्टा क्या जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो आप एडिशन करोगे हाइड्रोजन का या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करोगे, तब आपका क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ आ गया होगा और रिडक्शन समझ आ गया होगा। इसके बाद इन दोनों का एक रिएक्शन होता है फिफ्थ, जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ, ऐसा नहीं अलग अलग नहीं, एक ही साथ, मतलब एक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और एक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, उस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन।
द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ हो रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। समझ आ गया होगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास और अदर टाइप की रिएक्शंस होती है। यहां तक समझ आया, चलिए ठीक है। तो ये आपकी फर्दर रिएक्शंस है। इन सारी रिएक्शंस के एग्जांपल्स, नो डाउट एग्जांपल्स आपको बहुत सारे होंगे, इन सबके रिएक्शंस के याद रखने हैं, ठीक है। पेपर में एग्जांपल्स आपको, एग्जांपल्स के आप जब पढ़ेंगे, ये ना, ये तो हम इसीलिए छोटे वो कर रहे हैं, रिवीजन टाइप की कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में, है ना। तो ये जो है आपको, जब आप इसको लिखते हैं, इनकी प्रैक्टिस जब करें तो इनकी रिएक्शन जरूर लिखना है। रिएक्शन जरूर लिखना है, पेपर में रिएक्शन का ही वेटेज है, मतलब आपको रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। आपको ये बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडक्शन रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन सा है, क्या है, वो आपको समझने की जरूरत है। क्लियर हो गया। अब आता है रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में ही थोड़ा सा एक टॉपिक आ जाता है। अगर हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, तो एक एग्जांपल बताकर बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने बात की, इसी तरीके एक कंपाउंड ले लेते हैं, है ना, CuO plus H2 gives out Cu plus H2, ठीक है। एक रिएक्शन ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अब एक यहां से कंसेप्ट हम बात क्या करना चाह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन भी आपके पास मिलेंगे कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये समझने के लिए। तो इसके लिए करते कैसे समझते हैं, पहले एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। एक एग्जांपल में पहले हमने क्या बात करी, बोला ये देखो कॉपर ऑक्साइड है CuO, हम थोड़ा ध्यान दें तो रिएक्शन जब खत्म हुई तो Cu बचा, तो मतलब क्या, इससे ऑक्सीजन क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। क्या कर दिया गया, ऑक्सीजन निकाल दिया गया। ऑक्सीजन के निकालने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। अभी हमने बताया ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहा जाता है। क्लियर। और यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन के साथ अब क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। समझ आया। तो आपको क्या करना है, यहाँ चेक करना है सब, इनमें क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है कौन सा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2 का। रिडक्शन किसका हुआ है, CuO का। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस या हम कहते हैं वो एजेंट जिसकी प्रेजेंस से, जिसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसकी प्रेजेंस से दूसरे का ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा देखो, H2 का तो ऑक्सीडेशन होना नहीं था, कैसे हुआ, इसकी वजह से। ये जो बंदा है ना, ये आया, इसने, इसकी वजह से क्या होगा, H2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये क्या हो गया, जो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एजेंट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसकी वजह से इसका रिडक्शन हुआ, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, आपको समझना है। पहले आपको करना है, रिएक्शन लिखनी है, उसमें चेक करना है किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ। जब आपको पता लग गया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप ये सीधा याद कर सकते हैं, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। इस तरह से एक और क्वेश्चन एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है, इसको और समझ लेते हैं, ठीक है। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स आउट Al2O3 एंड Fe। अब आप ध्यान से देखेंगे फिर से, ठीक है। यहां पे इस बार क्या हुआ, ऑक्सीजन का यहां से ये इसमें बदल गया, मतलब आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम ये इसमें हुआ, आयरन इसमें चेंज हुआ। आयरन में देखेंगे तो ऑक्सीजन से निकल गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, ऑक्सीजन गायब हो गया, तो इसका मतलब ये रिडक्शन है। यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और वहां पे क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पता लग गया कौन से। जो जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो, मतलब जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा याद रखना बस, ठीक है। एजेंट हमेशा याद रखना रिएक्टेंट साइड में मिलेंगे, एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड में। इधर मत लिख देना रिएजेंट, ठीक है। इधर बोल रहे ये एजेंट है भैया, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये कुछ होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा नहीं, ये नहीं है। हमें इधर वाले साइड में जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें निकलता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया। आपको सबसे पहले ये देखना है ऑक्सीडेशन किसका और रिडक्शन किसका हो रहा है, उसके बाद आपको ये देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। समझ आ गया। ये टॉपिक के क्वेश्चंस आपको आते हैं, एमसीक्यू में भी दिख जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर केस स्टडी टाइप की बना देते हैं तो उसमें भी आपको मिल जाते हैं। तो ये आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। क्लियर। इसके बाद आपके पास ना दो टॉपिक्स आते हैं इस चैप्टर में,
कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये दोनों समझ लेते हैं क्या क्या होता है। और ज्यादा कोई खास ऐसा टॉपिक है नहीं, ये आपने पढ़ते चलते हैं। रेंसिडिटी हाँ एक चीज है जो इस साल आपने पढ़ी है, नहीं तो पहले नहीं पढ़ी। और कोरोजन तो आप पढ़ते आ रहे हैं। कोरोजन क्या होता है, थोड़ा सा एक चीज समझना है। कोरोजन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होता है, इसका मतलब समझिए कोरोजन और रेंसिडिटी ये दोनों ऑक्सीडेशन होता है। यहां पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस होती है, एयर वाटर है ना, या फिर हम एसिड्स कह सकते हैं। एयर वाटर एंड मॉइस्चर भी कह सकते हैं ना आप, एयर और वाटर मॉइस्चर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, एंड एसिड्स, ठीक है। तो उनकी प्रेजेंस में जब आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हो जाता है, इसे कहते हैं कोरोजन। ड्यू टू विच इट लूजेस इट्स प्रॉपर्टी, कोरोजन होने की वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, स्ट्रेंथ खो देता है, खराब हो जाता है मेटल। जैसे हमारा आयरन है, आयरन जब जंग लग जाता है वो हमारे लिए काम का नहीं रहता, वो वेस्ट हो गया, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, इट इज ऑक्सीडेशन या ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द एक्ट ऑफ या बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद आपका क्या है, मॉइस्चर एंड एसिड, याद रखना। तो यही है कि ईटिंग अवे ऑफ मेटल या ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एसिड्स, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, आपकी मेटल की प्रॉपर्टी खराब हो जाती है, ये कोरोजन में काउंट किया जाता है। रेंसिडिटी क्या होता है, आपने जब खाने को ना आप थोड़ी देर तक हवा में खुला छोड़ दोगे तो होगा क्या, वो जो आसपास की एयर है वो उस एयर से जो ऑक्सीजन है वो उसमें जो ऑयल है उसके साथ रिएक्ट कर जाती है। इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स, जो आप खाने में फैट्स एंड ऑयल डालते हैं ना इन फूड्स, ड्यू टू विच इट्स टेस्ट एंड टेक्सचर चेंजेस, इट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड, ये किसका हो गया, फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन। और यहां पे क्या हो गया, मेटल्स का ऑक्सीडेशन, मेटल्स के ऑक्सीडेशन को और कोरोजन कहते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स के ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहा जाता है। क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, मेटल अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ और ये सब कुछ खो देता है, लस्टरस जो लस्टर होता है, शाइनीनेस होता है, वो सब खो देता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट खाने का खराब हो जाता है, और अपना जो आपने देखा होगा सिल जाते हैं ना, टेक्सचर और सब कुछ खराब हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है, यहाँ पे टेस्ट एंड स्मेल खराब हो जाता है। यहाँ पे क्या चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। समझ आ गया होगा। इनके प्रिवेंशंस देखिए, कोरोजन के प्रिवेंशंस क्या है, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारे आपके क्या है, कोरोजन के प्रिवेंशंस है, ये आपने पढ़े हैं। रेंसिडिटी, खाने को सड़ने से, खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें क्या क्या डाल सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स आप डाल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का यूज कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स लाइक शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल्स, ये जो होते हैं मतलब उनको आप प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। या कोल्ड स्टोरेज कर सकते हैं, आप कोल्ड स्टोरेज कर सकते हैं, या ऑक्सीजन से कट ऑफ करना है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन से कट ऑफ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ये सब मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, वैक्यूम पैकिंग, आपका प्रिजर्वेटिव्स, यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड कोल्ड स्टोरेज, ये आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रीसिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, ये सब आपके ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। समझ आ गया होगा। तो कोरोजन एंड रेंसिडिटी आपके ये दो टॉपिक्स होते हैं, इनमें आपको बस ये पता होना चाहिए क्या होता क्या है और इसको प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। समझ आ गया होगा। तो कंप्लीट हो गया आपका ये चैप्टर, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, हमने व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी ये रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोरोजन एंड रेंसिडिटी, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आपको छोटा छोटा पता होना चाहिए, ये होता क्या है और प्रिवेंशन क्या होते हैं, रेंसिडिटी में भी क्या होता है और प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर था इन अ नटशेल, आप इसको कर लीजिए। इसमें चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट जो रहता है वो है आपका रिएक्शंस को ध्यान रखना, हर एक रिएक्शंस का एग्जाम्पल आपके पास पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना करते हैं।